सुप्रीम कोर्ट की जो अभी रिसेंट जो जजमेंट आई राजेश गुप्ता वाली, मेरे हिसाब से ये ना अपने आने वाले टाइम में दिस जजमेंट इज गोइंग टू क्रिएट एन हिस्ट्री, स्पेशली जहां पे लोग क्रिमिनल एक्शन जो है झूठा मुकदमा करके, फोरम हंटिंग करके, जहां जुरिसडिक्शन नहीं भी बनता है वहां जाके पुलिस को मैनेज करके, चीजों को मैनेज करके एक आम ट्विस्टिंग के लिए जो आजकल क्रिमिनल एफआईआर लोग करा रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जजमेंट 25 लाख रुपए की कॉस्ट इसीलिए लगाई एफआईआर को क्वेश्चन करते हुए दैट मैसेज शुड गो लाउड एंड क्लियर टू द सोसाइटी दैट अगर आप प्रोसेस को मिसयूज करेंगे तो आप कोर्ट से बच नहीं सकते। और इसीलिए ये जजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहीं ये नहीं कहती कि अगर कोई केस है जहां पे केस नहीं बनता या ये लगता है कि मिसयूज है लीगल सिस्टम का, तो 482 का पावर जो है हाईकोर्ट एक्सरसाइज नहीं करेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों का ये धारणा है कि नहीं जी 482 का पावर बहुत लिमिटेड है, मैं उस व्यू से एग्री नहीं। जितना जल्दी अगर आपके पास कोई एफआईआर हुई और आपको लगता है कि ये एफआईआर जो है वो वेंडेटा के तहत है, मालाफाइड है, झूठा केस है, कंसीलमेंट किया गया है, जबरदस्ती का बनाया गया है, आप इमीडिएटली 482 में गए। दैट इज द ओनली रेमेडी। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। लगातार आप झूठे मुकदमों से परेशान हैं, आप लगातार कॉल करके हमसे पूछ रहे हैं कि साहब हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा हो गया है, क्या करें। तो आज बड़ा दिन है जब 11 जनवरी 2024 के एक लैंडमार्क जजमेंट पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जहां 406, 420, 467, 68 का मुकदमा झूठा बनाया और फाइल कर दिया। अब आदमी बेचारा परेशान है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए तो पूरी की पूरी एफआईआर को धराशायी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कहां सिविल डिस्प्यूट था और कहां 420 की धोखाधड़ी में आपने क्रिमिनल बना दिया। 25 लाख रुपए का जुर्माना किया है। तो ये ऐतिहासिक और बड़े निर्णय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित रंजन सर जुड़ गए हैं। 3 दशक से ज्यादा का सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अनुभव है, बड़े लिटिगेशन करते हैं, बड़े मुकदमे किए, हाई प्रोफाइल केसेस लगातार देख रहे हैं। तो आज उन्हीं से समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज 25 लाख यानी कि झूठा मुकदमा कराया, सिविल का मैटर था, उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश करी और बेवजह अदालत का समय बर्बाद किया, 25 लाख रुपए जुर्माना किया है। और कहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन को ये आधा आधा पैसा जाए। इस पूरे मसले पर हम बातचीत शुरू करते हैं और ये भी समझेंगे कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाएगी तो 482 यानी कि इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट की, जहां हाई कोर्ट ने इस मामले में तो नहीं राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। रोहित सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले इसी जजमेंट से बात शुरू करना चाहूंगा। 11 जनवरी 2024 का ये बड़ा आदेश, जहां राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने यही कॉस्ट लगाई है और बहुत सी बातें कही है। अब रोहित सर से हम जान लेते हैं। रोहित सर, इस जजमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत कम देखा गया है कि 25 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। कहा है कि झूठा मुकदमा करके आप बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं। विप्लव, पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। शुक्रिया सर। जहां तक रही बात सुप्रीम कोर्ट की जो अभी रिसेंट जो जजमेंट आई राजेश गुप्ता वाली, मेरे हिसाब से ये ना अपने आने वाले टाइम में दिस जजमेंट इज गोइंग टू क्रिएट एन हिस्ट्री, स्पेशली जहां पे लोग क्रिमिनल एक्शन जो है झूठा मुकदमा करके, फोरम हंटिंग करके, जहां जुरिसडिक्शन नहीं भी बनता है वहां जाके पुलिस को मैनेज करके, चीजों को मैनेज करके एक आम ट्विस्टिंग के लिए जो आजकल क्रिमिनल एफआईआर लोग करा रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जजमेंट। और ये जजमेंट इसके भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भैया इस तरह के अनस्क्रूपुलस लिटिगेंट, फ्रस्ट्रेटेड लिटिगेंट्स, विंडिक्टिव लिटिगेंट्स, दोज हु आर मिसयूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ अपने वेंजेंस को लेने के लिए क्रिमिनल मुकदमा झूठा करके, सिटीजन्स के लिबर्टी के साथ मजाक करके, वी विल नॉट टॉलरेट। एंड देयरफॉर उन्होंने 25 लाख रुपए की कॉस्ट इसीलिए लगाई एफआईआर को क्वेश्चन करते हुए that message should go loud and clear to the society that अगर आप
प्रोसेस को मिसयूज करेंगे तो आप कोर्ट से बच नहीं सकते। और इसीलिए ये जजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इस जजमेंट का एक जो पैराग्राफ है सुप्रीम कोर्ट का आपके व्यूअर्स के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि उसका जो रैशनल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। प्लीज सर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला है इस जजमेंट में पैरा 2 में, और मैं पढ़ता हूं आपके, कि unscrupulous litigants should not be allowed to go scot free. They should be put to the strict terms and conditions including cost. It is time to check with fairness and litigations initiated and laced with concealment, falsehood and forum hunting. Even state actions or conduct of the government serving being party to such malicious litigation should be seriously reprimanded. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में दिस जजमेंट इज गोइंग टू सेट अ न्यू ट्रेंड इन आवर। तो सर आपने जो जजमेंट का पार्ट बना, क्या हमारे दर्शकों के लिए साधारण भाषा में बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये क्या कहना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ी क्लियरली ये कहना चाहता है भैया कि अगर आप अनस्क्रूपुलस लिटिगेंट हैं और आप ये सोचते हैं कि पुलिस को मैनेज करके, गवर्नमेंट मशीनरी को मैनेज करके, सिस्टम को मैनेज करके आप किसी के खिलाफ फोरम हंटिंग करके कोई झूठा मुकदमा क्रिमिनल का जिसमें क्रिमिनलिटी कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिविल डिस्प्यूट है, उसको कंसील करके अगर आप फोरम हंटिंग करके एफआईआर कराते हैं एज एन आर्म ट्विस्टिंग, तो आप जो है वो बच नहीं सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी आर क्वाइट सरप्राइज्ड दैट द हाई कोर्ट जो है वो 482 में अपना पावर क्यों नहीं ले रही। दिस इज वन ऑफ द केस जहां पे 482 में ये पावर एक्सरसाइज होकर एफआईआर क्वाइश होनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे, यस करेक्ट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना पावर एक्सरसाइज किया। जो ऑर्डर को चैलेंज हुआ था 482 में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, और एफआईआर कोई क्वाश नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर 25 लाख रुपए का कॉस्ट। 25 लाख रुपए। तो हम उसी मुद्दे पे लौट के आते हैं कि 482 की पावर सीआरपीसी में आपके खिलाफ झूठा मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं साहब, हो जाने दीजिए, लेकिन अपने साथ मजबूत एविडेंस बनाइए, सबूत इकट्ठा करिए। और 482 में आपको हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यूमरस जजमेंट हैं, जहां वो कहते हैं कि इनहेरेंट पावर है, हाई कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। भारत में एक मुकदमा दर्ज होना बड़ा आसान है, लेकिन 10 साल तक मुकदमा चलेगा, तो 10 साल का दर्द मत झेलिए, उसको 482 में क्वेश्चनिंग के माध्यम से आप जाइए, अपने सम्मानित अधिवक्ता से कहिए कि इसके सबूत तैयार करें और बढ़िया आर्गुमेंट तैयार करें, जिससे कि हाईकोर्ट में टिके ना। रोहित सर, इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आम एक लिटिगेंट है, आम एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा हो जाए, चाहे वो मैट्रिमोनियल झगड़े का हो, चाहे इस तरह का 420 धोखाधड़ी बना दिया गया, पैसे का लेन देन है, कारोबार हो रहा है और धोखाधड़ी में बना दिया गया। मेरे पास तो अभी एक मैटर आया जहां एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ गया, 10 मिनट बाहर निकला, उन्होंने कहा साहब सोने की चैनी उठा लाए हमारे यहाँ से, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। तो आदमी, मुकदमा तो आज होता है लेकिन झेलना उसे 10 साल पड़ता है। रोहित सर देखिए विप्लव, पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है और आपके दर्शकों को भी ये समझने की जरूरत है कि ये 482 इनहेरेंट पावर जो है, लोगों का ना एक धारणा बन गई है, या तो आप कह लीजिए कि हमारे यहाँ लोगों का परसेप्शन 482 के बारे में इतना बहुत ज्यादा क्लियर है। लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, बड़ा लिमिटेड स्कोप है, बहुत कम है, हाई कोर्ट नॉर्मली नहीं करती है, बड़ा लिमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है। भैया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहीं ये नहीं कहती कि अगर कोई केस है जहां पे केस नहीं बनता या ये लगता है कि मिसयूज है लीगल सिस्टम का, तो 482 का पावर जो है हाई कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों का ये धारणा है कि नहीं जी 482 का पावर बहुत लिमिटेड है, मैं उस व्यू से एग्री नहीं करता। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि आपको अपना केस ये बनाना होगा जहां पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये दिस इज वन ऑफ द फिट केस जहां पे हाई कोर्ट अपना 482 का पावर एक्सरसाइज कर सकती है। दूसरी बात देखिए, ये 482 का प्रोविजन, व्हाई द लेजिस्लेचर्स हैव इनग्राफ्टेड दिस प्रोविजन इन सीआरपीसी। इसीलिए अगर आप उसका 482 का लैंग्वेज पढ़ेंगे ना विप्लव, तो उसी में बहुत क्लियर है, इट सेज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू मिसयूज द प्रोसेस ऑफ लॉ। करेक्ट। तो देखो, हम लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज ही बहुत क्लियर है, वहां पे जजमेंट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। जजमेंट्स इज ओनली अ स्टेटमेंट।
तो मेरा ये मानना है कि 482 जहां पे भी आपके पास अगर कोई झूठा मुकदमा होता है या एक ऐसा मुकदमा होता है जहां पे सारे एलिगेशंस को अगर हम एफआईआर को मान भी ले कि सही है, फिर भी वो ऑफेंस नहीं बनता, या ऐसा एलिगेशन, ऐसा मुकदमा जहां पे आपको चीजों को कंसील किया गया हो और उसको एक क्रिमिनल ट्विस्ट दिया गया हो, तो ऐसे सारे केसेस में आपके जितने भी लोग व्यूअर्स हैं जो इसको वॉच करें, या जो मैं कहता हूं जो दोस्त हु आर सफरर ऑफ सच काइंड ऑफ लिटिगेशन, उनको बिल्कुल हाई कोर्ट जाना चाहिए 482 में और अपने केस को प्रेजेंट करके वो एफआईआर को और कंप्लेंट को क्वैश करा। 498 के तो 80% मुकदमे झूठे हैं। और जनरली क्या होता है, एडवोकेट साहब के पास गए, कहा कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई, उन्होंने कहा एक काम करिए एंटीसिपेटरी बेल आपको दिला देते हैं साहब। जबकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 का जजमेंट है, 7 साल तक की नीचे की सजा में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है। और आप तो रोहित सर लगातार ठोक इस बात को कह चुके हैं कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है। लेकिन 10 साल 7 साल मैं सर 2 कदम आगे और 5 साल 7 साल आप एफआईआर को झेलते रहोगे। इससे तो बेहतर है कि 482 में आप जाके अप्रोच करिए हाईकोर्ट को। देखिए विप्लव, अरनेश कुमार तो पुरानी जजमेंट हो गई जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आ गई है, सतेंद्र कुमार एंथल वर्सेस सीबीआई। करेक्ट। उसमें तो उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है और ये बोला है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरनेश कुमार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, ही शुड बी टेकन टू द टास्क। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो है, अगर इफ दे आर आल्सो नॉट फॉलोइंग इट, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर ट्रेनिंग, दे नीड्स टू बी सेंट बैक टू जुडिशियल एकेडमी। तो मेरा ये मानना है कि जहां पे भी देखिए 438 जो है ना एंटीसिपेटरी बेल, ये ना डबल एज वेपन है। अगर मान लीजिए कि आप चले गए 438 में और अगर आपको अरेस्ट नहीं भी करना है और किसी कारण से आपकी 438 डिसमिस हो गई, तो ना चाहते हुए भी आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि भैया 438 के बजाय अगर आपका केस 482 का है तो आप 482 को एक्सरसाइज कीजिए और उसी में कोर्ट से जो है या तो आप स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन मांगिए या आप नो कोरेसिव मांगिए। मुझे ये बताइए रोहित सर, किस दशा में एक आम लिटिगेंट कैसे माने, एफआईआर रजिस्टर हो गई है, अब वो कैसे माने कि उसे 482 में जाना चाहिए, या चार्जशीट फाइल हो गई है और चार्ज की स्टेज पर देखे? तो एक तो पहले बता दीजिए कि किस स्टेज पर 482 पे जाया जा सकता है हाई कोर्ट में। दूसरा, आदमी कैसे, आम आदमी समझे कि नहीं क्वेश्चन के लिए जाना बेहतर रहेगा, जबकि एक आपके पास विकल्प कोर्ट के सामने ये भी है कि चार्ज पर आप बहस करिए जाके। देखिए सबसे पहले तो ये है कि 482 में जाने का कोई ऐसा टाइमलाइन तो कोई फिक्स है नहीं। ठीक है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ तक जजमेंट आ गई है कि चार्जशीट के बाद भी 482 कैन बी एंटरटेन, बट मेरा अपना मानना है कि सूनर द बेटर। तो जितना जल्दी अगर आपके पास कोई एफआईआर हुई और आपको लगता है कि ये एफआईआर जो है वो वेंडेटा के तहत है, मालाफाइड है, झूठा केस है, कंसीलमेंट किया गया है, जबरदस्ती का बनाया गया है, आप इमीडिएटली 482 में गए। दैट इज द ओनली रेमेडी। अब रह गई बात कि वो आम जो पब्लिक है वो कैसे ये समझे इस बात को कि भैया हमको 482 में जाना चाहिए। तो देखो आम पब्लिक को लॉ के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। उसको अल्टीमेटली जो है अपने किसी अधिवक्ता से, किसी वकील से जाकर मतलब कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन आम लिटिगेंट फैक्ट्स के बारे में तो वही जानता है। अगर उसको लगता है कि एफआईआर में जो लिखे फैक्ट्स है वो गलत है, झूठे हैं, उसके काउंटर का आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, या सिविल केस है, जैसे मान लो कि कोई किसी से आपका कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, आपने 2-3 साल बिजनेस किया, पैसे लिए, बाद में आप बैंकक्रप्ट हो गए या आप किसी कारण से नहीं दे पाए, उसमें एफआईआर 420 की हो गई, चीटिंग बना दिया। 498 में 7 साल 8 साल एक साथ इकट्ठे रहे, कभी कोई लिटिगेशन, कभी कोई एलिगेशन नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक उठे और जाके सब हस्बैंड के खिलाफ, सबके खिलाफ कर दी। तो इस तरह की जो भी इस तरह के केसेस है वहां पे they must exercise the power under 482, they must approach to the high court और FIR को खत्म करें। रोहित सर, 482 में हाई कोर्ट जाने के लिए जो बात कही जाती है, कई हमारी और भी सीनियर एडवोकेट से बातें, उन्होंने कहा कि बेहतर सबूतों का लाना
बेहतर उस केस के जो तथ्य है, मतलब एफआईआर में आपके जो एलिगेशन है उनको खारिज करना वो बहुत जरूरी है। तो हाईकोर्ट के सामने पेश होते हुए आप किन बातों का ध्यान रखते हैं ज्यादातर आप जब 482 में पेश होते हैं? देखिए, आपको मैं फिर बात बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की कंसिस्टेंट जजमेंट्स है that inherent power should be exercised in rarest of the rare case and not in a routine manner, ठीक है। बट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद हो, 1992 में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की लैंडमार्क जजमेंट, तो लैंडमार्क मैग्ना कार्टा जजमेंट है जिसको आज भी जो है कोर्ट फॉलो करती है, बिल्कुल। और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 7 गाइडलाइंस दिए कि अगर ये 7 सर्कमस्टांसेस हैं तो आप 482 में जाइए और कोर्ट जो है उसको एक्सरसाइज करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला ये कि एफआईआर का अगर सारा एलिगेशन हम मान लें टू बी करेक्ट, फिर भी मेरे खिलाफ उस सेक्शन का इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होता, एफआईआर नहीं बनता। दूसरा, अगर एफआईआर या क्रिमिनल केस आपके खिलाफ बनाया गया है टू रेक वेंजेंस आउट ऑफ मालाफाइड, तो जब ये बात आती है कि तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे, तो उसको आप प्रूव करोगे कि देखो भैया, ये जो एलिगेशन है ये सिविल डिस्प्यूट का केस है, सिविल डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा था, इन सारी चीजों को कंसील किया गया और उसके बाद जाके झूठा मुकदमा कर दिया गया। तो एक ये क्राइटेरिया होता है। तो आपको अपना 482 आर्गू करने के लिए यू हैव टू मेक आउट अ केस within the guidelines which has been framed by the Honorable Supreme Court in Bhajanlal, and this has been followed subsequently. in Bhajanlal के अलावा एक जो दूसरा ट्रेंड जो चला है जहां पे सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट बना के लोग एफआईआर करवा रहे हैं, तो अगर आपको याद हो, एक एनएचपीसी वर्सेस ओएनजीसी की जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नाउअडेज इट हैज बिकम अ ट्रेंड दैट द पीपल आर कन्वर्टिंग सिविल डिस्प्यूट टू क्रिमिनल डिस्प्यूट एज एन आर्म ट्विस्टिंग। उसी को फॉलो करते हुए 2023 में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उषा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में एफआईआर को क्वाश की, जिसमें 156(3) में एफआईआर होती है। सिविल लिटिगेशन जो ऑलरेडी चल रहे थे, आर्बिट्रेशन चल रही थी, उसको कंसील करके एक क्रिमिनल 420 का एफआईआर 468, 471 का कराते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट एंड कंसीलमेंट by converting civil into criminal itself is enough ground for the High Court to exercise power under 482 and quash. तो 482 का पावर बहुत अच्छा है, उसको आपको the only thing is कि आपको अपना केस उस पैरामीटर्स के अंदर बनाना पड़ेगा और कोर्ट को दिखाना। रोहित सर, आपका एक लंबा अनुभव हो गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, क्वेश्चन आप लगातार लगा रहे हैं, झूठी एफआईआरों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल नंगा कर देते हैं और हाई कोर्ट खारिज कर देती है या सुप्रीम कोर्ट खारिज कर। मुझे ये बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है, अगर बात करें 100 केसेस 200 केसेस, तो कितने परसेंटेज में ये आपको सफलता इसमें मिल जाती है? देखिए विप्लव, सबसे पहले एक बात समझिए जी, 482 में आप जाते हैं जब आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा, करेक्ट, और जहां पे भी क्रिमिनल मुकदमा है, द लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन इज एट स्टेक, ठीक है। अगर आपको याद हो, अर्नब गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें अर्नब गोस्वामी को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 68 में क्या बोला है कि व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर 482 ऑफ सीआरपीसी, जो दूसरा स्पेक्ट्रम है, एक स्पेक्ट्रम तो ऑफेंस का हो गया, दूसरा स्पेक्ट्रम तो इनोसेंस का भी है ना, करेक्ट, और इनोसेंस इज पीटेड विथ पर्सनल लिबर्टी। तो 482 का जो पावर है, कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज टू प्रोटेक्ट एज अ सेफगार्ड ऑफ द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो परसेंटेज की आप अगर बात करेंगे, तो मेरा अपना मानना है कि जहां पे आपका केस उन सारे पैरामीटर्स के अंदर फिट होता है जो मैंने आपको बताया, राइट फ्रॉम द भजनलाल टिल नाउ, इंक्लूडिंग उषा चक्रवर्ती एंड योर दिस अर्नब गोस्वामी, मैक्सिमम केसेस में वी हैव गॉट द रिलीफ। ओह ग्रेट। क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
उससे बड़ा कोई फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और उसका अगर कहीं वायलेशन है तो ये कोर्ट एज अ सेफगार्ड टू द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन, ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उस सिटीजन्स के पर्सनल लिबर्टी को सेफगार्ड करे। और जहां पे भी मिसयूज हो रहा है, झूठा केस हो कर रहा है, हाई कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर 482। करेक्ट। और इसीलिए रोहित सर की आपने बातचीत सुनी और उन्होंने तमाम जजमेंट के बारे में बताया। साफ तौर पर या तो आप 10 साल मुकदमा झेलिए, आना जाना दौड़िए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट दौड़िए, या कम से कम हाईकोर्ट में अप्रोच करके अपनी बात को पूरी पुख्ता तौर पे रखिए। और हाईकोर्ट के पास पूरी पावर है सुनने के लिए और उसको समझने के लिए। तो बेहतर केस बनाइए और इसको जड़ से, अगर झूठा केस एफआईआर हो गई है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट खारिज करेगा। रोहित सर लगातार जो जजमेंट बता रहे हैं वो हम इसी वीडियो के नीचे लिंक में दे देंगे। फिर भी आप किसी अपने विषय पर बात करना चाहें रोहित सर से और उनसे किसी तरह की कानूनी सलाह लेना चाहें तो लगातार हमारी वेबसाइट www.justnyay.com चल रही है। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर भी लगातार चल रहा है, आप हमको संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो कानूनी मुद्दा है, यानी कि झूठी एफआईआर है, वो चाहे 498 की हो और चाहे धोखाधड़ी या किसी तरह की झूठी एफआईआर, क्रिमिनल एफआईआर हो गई हो, उसको खत्म करा सकते हैं। आजकल एक और नया ट्रेंड चल रहा है विप्लव, कि लोग कुछ दिनों तक, सालों साल लिविंग रिलेशनशिप में, बाद में झूठा मुकदमा कर देते हैं कि रेप कर दिया मेरे को फॉल्सली इंड्यूस करके कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो इस तरह के केस में भी हाई कोर्ट जो है वो एफआईआर 376 की ख्वाहिश कर रही है। ये 376 यानी कि रेप में भी इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट आगे बढ़ के कर रहा। और हाईकोर्ट से अगर बाय द वे नहीं रिलीफ मिल पाती है तो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट लगातार, आपने जैसा कि रोहित सर ने जजमेंट बताया, सुप्रीम कोर्ट भी राहत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सर। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं